और अब नमस्ते इंडिया की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां आईएसआईएस पर अमेरिकी वायुसेना की स्ट्राइक की खबर सामने आई। आज सीरिया में आईएसआईएस के कई ठिकानों पर बमबारी की गई और तमाम ऐसे ठिकाने हैं जिनको तबाह करने का दावा किया गया। कई और देशों के फाइटर जेट भी इस अभियान में शामिल हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस पूरे मिशन को अंजाम दिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आईएसआईएस के अड्डों पर किस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस मिशन को अंजाम दिया। सेंट्रल कमांड ने इस पूरे ऑपरेशन को हॉक आई स्ट्राइक का नाम दिया है। अमेरिका ने शनिवार को एक बार फिर से सीरिया में हवाई हमला किया। निशाने पर आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकाने रहे। पिछले महीने एक हमले में अमेरिका के 2 सैनिक और एक सीरियाई नागरिक की जान गई थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई है ये और अमेरिका ने आईएस के ठिकानों पर भारी बमबारी की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर आईएसआईएस के ठिकानों पर बम बरसाए गए। आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन को सेंटकॉम यानी अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने अंजाम दिया और इसका नाम ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक दिया गया। इसमें कई देशों के फाइटर जेट्स शामिल थे, ये खबर भी सामने आई है। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को एक तरफ अंजाम दिया गया। और ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार 2 ऐसे मौके रहे हैं जहां पर अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक जो है वो की गई है। और अब हमारी खास पेशकश मोदी के सोमनाथ। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी और आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में वो शिरकत करने जा रहे हैं। शौर्य यात्रा में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद चंदन यहाँ पर संबोधन जो है वो भी होने जा रहा है। बिल्कुल, सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है। और प्रधानमंत्री ने कल आपको बता दें सोमनाथ मंदिर परिसर में एक भव्य ड्रोन शो में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। और इन सब के बीच आज का दिन काफी अहम है। आज आपको बता दें प्रधानमंत्री स्वाभिमान पर्व में शिरकत करेंगे और एक प्रतीकात्मक शौर्य यात्रा जो निकाली जा रही है उसमें भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा 10 बजे प्रधानमंत्री विधि विधान के साथ सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे और फिर स्वाभिमान यात्रा के पश्चात 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कल की तस्वीरें अदिति किस तरीके से भव्य आतिशबाजी, ड्रोन शो और प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने कल सोमनाथ को गुंजयमान कर दिया। बिल्कुल, तो ये विरासत और संस्कृति का एक शानदार संगम जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री का रोड शो होता है और उसमें लोगों की भारी भीड़ नजर आती है। सोमनाथ परिसर में प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां पर भी यहाँ पर लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं। पूजा अर्चना यहाँ पर शिवलिंग में प्रधानमंत्री करते हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें पहले शिवलिंग माने जाते हैं जो सोमनाथ है। इसके अलावा ओंकार महामंत्र का जाप वहां पर हुआ है। मंत्रोच्चार से पूरा सोमनाथ जो है वो गूंजायमान हुआ और शानदार ड्रोन शो किया गया जिसने सबका मन मोह लिया। आतिशबाजी से सोमनाथ परिसर जो था वहां का पूरा इलाका जो था वो रोशन हुआ, जगमग हुआ और ऐसी शानदार तस्वीरें जो लोग लंबे वक्त तक याद रखेंगे। और सोमनाथ से प्रधानमंत्री का रिश्ता ऐसा जो कुछ दिनों, कुछ सालों पुराना नहीं, दशकों पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का सोमनाथ मंदिर से। और एक आंदोलन की तरह उन्होंने यहाँ पर इस मिशन को अपने हाथों में लिया है और इसे और भव्य लगातार वो बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो इतिहास और पुनर्निर्माण की ये पूरी गाथा है जो लगातार यहाँ पर निरंतर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि महादेव के प्रथम ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ का जिक्र होता है। हजारों वर्ष की गाथा सोमनाथ, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने इस पूरे कार्यक्रम से पहले एक खत के जरिए किया था। भारत की विरासत और विश्वास के प्रतीक सोमनाथ का भी जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने। सीधा अब आपको सोमनाथ लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं।
तमाम जानकारी के साथ। मीनाक्षी, जो तस्वीरें कल नजर आई वो बेहद भव्य थीं। अब सबको इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं। क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आपने बड़े सुंदर तरीके से बताया कि कैसे बीते रात की तस्वीरें जो थी, जब आकाश पर वो सारी आकृतियां थी जो महादेव से जुड़ी हुई थी, सनातन धर्म से जुड़ी हुई थी, सोमनाथ मंदिर का जो इतिहास रहा, ऐसा अद्भुत वो वक्त था जो लोगों को सालों साल नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री खुद सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। 5 साल पहले उन्हें निर्विरोध रूप से अध्यक्ष रूप में चुना गया। लेकिन इस बीच अब आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो देखिए, सुबह सवेरे यहाँ पर भक्तों का फिर से पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि जब प्रधानमंत्री के आने का समय होगा तो उस समय के लिए कुछ देर के लिए एंट्री यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट की जाएगी। लेकिन इस बीच आप देखिए, जहाँ पर आपको ध्वज लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है, यही वो मुख्य गेट है जहाँ पर आपको शौर्य परेड होती हुई दिखाई देगी। और ये शौर्य परेड क्यों हो रही है? क्योंकि सोमनाथ मंदिर के इतिहास में जब जब मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, मंदिर ने आक्रमण झेला, उस समय वो वीर सपूत जो महादेव के भक्त बनकर, उनके परिवार बनकर, उनके मानव स्वरूप में उनके गण बनकर उस आक्रमण के आगे खड़े हुए और उन्होंने उस आक्रमण को कैसे बेशक अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन विरोध दर्ज कराया। उन्हें प्रणाम किया जाएगा, उन्हें नमन किया जाएगा और 108 घोड़ों का ये दस्ता चलेगा प्रतीकात्मक रूप से, जो उनके लिए, उनके सम्मान के लिए यहाँ पर मौजूद होगा। इसके बाद आपको बता दें, स्थानीय कलाकार जो दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, कोई मोरबी से आया है, सौराष्ट्र के बाकी हिस्सों से लोग पहुंचे हैं, काठियावाड़ से लोग आए हैं, वो सब यहाँ पर परफॉर्मेंसेस देंगे और उनके लिए अलग अलग स्टेज लगे हुए हैं, तैयार हैं। राज्य इकाई के तमाम बड़े बीजेपी नेता यहाँ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आपने देखे थे कल मंच पे, प्रधानमंत्री की जब मौजूदगी होगी तो उसके बाद प्रधानमंत्री सद्भावना मंच पर जाएंगे, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। सद्भावना मंच आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री ने सद्भावना उपवास रखा था तो उस समय से उस हिस्से को सद्भावना पार्क अब कहा जाता है, सद्भावना मैदान कहा जाता है, तो वहीं पर ये संबोधन होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस संबोधन में आपको सोमनाथ मंदिर के, क्योंकि प्रधानमंत्री ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, तो मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें तो होंगी ही, इतिहास का जिक्र होगा ही, लेकिन कैसे सोमनाथ मंदिर यहाँ की जो आध्यात्मिक विरासत है, जो यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति है, वो भारत की चेतना के लिए महत्वपूर्ण है, इसका भी जिक्र होगा। और इसके साथ साथ देखिए, ये सिर्फ आज के दिन का पर्व नहीं है, ये लगभग अब साल भर चलेगा। कल ही हमें मंदिर से जानकारी मिली कि जो पूजा कल यहाँ पर हुई थी, अभी वो आने वाले कई दिनों तक इस तरह से चलेगी। ओम का उच्चारण 72 घंटों का, जो अपने आप में इस पूरे मंदिर क्षेत्र को गुंजायमान किए हुए था बीते पूरे दिन में। अगर आप एक साधक या एक उपासक नहीं भी हैं तो भी आप यहाँ इस धरती पर जब खड़े होंगे तो मंत्रों की उस ध्वनि के बीच आप खुद को भगवान भोलेनाथ के परिवार का ही एक हिस्सा समझेंगे। ये इस समय सोमनाथ की धरती की शक्ति है, यहाँ की भक्ति है। और दूर दूर से देखिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्लान नहीं किया था कि इस कार्यक्रम के हिसाब से आएंगे, लेकिन दे हैपन टू बी हियर। उनका यहाँ होना एक अवसर उनके लिए रहा और इन्हीं स्मृतियों को लेकर जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी हैं। अगर मैं 2-4 लोगों से बात करने की कोशिश करूँ, कहाँ से आए हैं आप? भावनगर। भावनगर से आए आप? भावनगर से। दर्शन हो गए आप? सद्भावना पर्व मनाया जा रहा है, कैसा अनुभव है आपको? बहुत अच्छा। देखिए, गुजराती भी जो है बहुत खुश है। आप सब लोग भी कोई कहीं गुजरात से बाहर से भी आए हैं क्या कोई लोग? अच्छा, आप यूपी से आए हैं? मुरादाबाद से। तो आप तो काशी विश्वनाथ जी की धरती से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश। हाँ, उधर से आ रहे हैं। बाबा के दर्शन हुए? हाँ जी, हुए। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सद्भावना पर्व जो मनाया जा रहा है कि सोमनाथ के इतिहास को हम भूले ना, आपके लिए क्या मायने हैं इसके? नहीं, इस बारे में तो हमें पता नहीं, वैसे इस बारे में नहीं पता। चलिए ठीक है, आप आगे बढ़िए, फिर आपको आगे कार्यक्रम होते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए, बहुत से ऐसे। जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं बेलगाम, कर्नाटका से। कर्नाटका से आई हैं? हाँ हाँ। क्या बात, महादेव के दर्शन किए? महादेव के दर्शन कल किया, बहुत अच्छा था। कल मोदी जी को भी देखा, वो भी बहुत आनंदमय था, बहुत अच्छा लगा। आपके लिए यहाँ पर जो सद्भावना पर्व हो रहा है, इसके क्या मायने हैं? हाउ इम्पोर्टेंट? देखो, इट इज़ लाइक यहाँ पे आने के बाद हमको हिस्ट्री पता चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ था, अभी हम कहाँ आए हैं और पहले कैसा था और अभी कैसा था। वो हमारी देश एक तरफ आस्था की ओर बढ़ रही है, तो इस बात की बहुत खुशी है। पूरी फैमिली के साथ आए हैं? यस, मैं, मेरे हस्बैंड, सब लोग आए हैं।
चलिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए ये वो अनुभूति है जिसको लेकर लोग अपने घरों को जाएंगे। और एक आप देखिए कर्नाटक से लोग आए हैं, कल तेलंगाना के श्रद्धालु जो है हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया के माइक पर थे। तो ये पूरा जो क्षण यहाँ पर है, हमारी भी कोशिश है कि एनडीटीवी के दर्शकों तक हम लगातार पहुँचाते रहें। बिल्कुल मीनाक्षी, आप साक्षी बन रही हैं इस अद्भुत लम्हे की और आप तक हम लौटते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरह से यहाँ पर इतिहास, आध्यात्म और आधुनिकता का एक संगम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शिव साधना है उसकी अनूठी झलक सोमनाथ में देखने को मिल रही है। जब खुद प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे तो जिस अंदाज में चंदन उन्होंने अपना हाथ में त्रिशूल उठाया था वो देखने लायक था। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में आयोजित ओंकार मंत्र के अखंड पाठ में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ किया, देखिए इस रिपोर्ट में। हर हर महादेव के जयकारे के बीच प्रधानमंत्री ने हाथों में त्रिशूल उठाया। तो इसमें सोमनाथ के प्रति समर्पण भी था और उन असंख्य लोगों के लिए श्रद्धा सुमन भी जिन्होंने विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के हमलों से मंदिर की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। एक एक क्षण, एक एक पल जैसे आस्था और गर्व का महासागर, जिसे यादगार बनाया शानदार आतिशबाजी ने, जिसकी रोशनी से पूरा मंदिर परिसर जगमग हो गया। 11 जनवरी तक चलने वाला सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के पहले हमले के 1000 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है। आस्था और इतिहास के इसी संगम का साक्षी बनने के लिए भक्ति भाव में डूबे प्रधानमंत्री सोमनाथ पहुंचे। मंदिर में महादेव से पहले उनके सेवक नंदी को प्रणाम किया और फिर महादेव के चरणों में पहुंचे। भक्ति भाव से जल अर्पित किया, आराधना की। पुजारी से माथे पर त्रिपुंड लगवाया। प्रधानमंत्री इसके बाद मंदिर परिसर में पहुंचे और ओंकार मंत्र पाठ में शामिल हुए। ओंकार यानी ओम को हिंदू दर्शन में ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना गया है। कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत इसी ध्वनि से हुई थी। ओंकार मंत्र का जाप थमा तो ड्रोन शो की शुरुआत हुई। स्वयंभू सोमनाथ की महिमा, आस्था, अध्यात्म और इतिहास का अद्भुत बखान। ये ड्रोन शो जिसने भी देखा दंग रह गया। इससे पहले रात करीब 8 बजे प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे। सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र में इस वक्त स्वाभिमान पर्व के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स, और क्यों ये महत्वपूर्ण है जब उसे अंकित किया गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी उसमें प्रमुखता से दिखाई देती है। और आधुनिक भारत में जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार की बात होती है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक स्वयंसेवक, साधारण स्वयंसेवक होने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक उनका भगवान सोमनाथ के साथ जुड़ाव अलग अलग वक्त में, उनके अलग अलग दौरों में, उनके भाषणों में देखा गया है। एक छोटा किस्सा मुझे जरूर याद आता है, क्योंकि जिस समय रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, हालांकि उस समय वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर रणनीति की जिम्मेदारी थी। और आडवाणी जी और प्रमोद महाजन जब यहाँ पर आए तो उन्होंने ये कहा कि शहर में पोस्टर कुछ कम लगे हैं यात्रा के लिए। तो उस पर नरेंद्र मोदी का जवाब था कि आपको पोस्टर चाहिए या भीड़। और उसके बाद अगले दिन जो भीड़ यात्रा के लिए उमड़ी वो अपने आप में उस समय के हिसाब से अभूतपूर्व थी। अनुष्ठानों में हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री मंदिर से लौट गए, लेकिन रात्रि विश्राम सोमनाथ में ही किया। आज भी वो सोमनाथ में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ शौर्य यात्रा भी इन्हीं में शामिल है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व एक प्रयास है सोमनाथ की गाथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का और मंदिर की रक्षा में बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने का। एक संदेश है खंडित होकर फिर से उठ खड़े होने का।
और प्रतीक है देश की अस्मिता और गौरव का। तो ये आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से सोमनाथ में भव्य कार्यक्रम तो चल ही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं पद्मनाभ जो स्वामी मंदिर है वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शिरकत कर रहे हैं, और साथ ही पेरूर मंदिर जो है वहां पर दर्शन पूजन जो किया जा रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और नमस्ते इंडिया में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन की। ईरान में खमनेई सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को भी तेहरान समेत कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए। खमनेई के इस्तीफे और क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग को लेकर अब प्रदर्शन लगातार हर नए दिन के साथ हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ईरान की खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई जो है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर रोज अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। 31 प्रांतों के 180 शहरों में प्रदर्शन की आग जो है वो भड़क चुकी है। तस्वीरें आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि हर जगह भीड़ लोगों की जो है वो वहां पर सड़कें उससे पटी हुई हैं, और जो नाराजगी आर्थिक संकट से शुरू हुई थी, महंगाई से शुरू हुई थी, अब वो धीरे धीरे राजनीतिक संकट जो है उसमें तब्दील होती हुई नजर आ रही है, और खामनेई जो है उसकी स्थिति यहाँ पर अब लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। तो आपको दिखा रहे हैं अलग अलग किस तरह से यहाँ पर चीजें बदल रही हैं। पहली तस्वीरें देखिए कैसे ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सिटी हॉल की बिल्डिंग जो है उसे फूंक डाला है। ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं ये कराज शहर की दिखा रहे हैं। आप भीड़ देखिए, लोगों की गुस्सा देखिए, करीब 100 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। महंगाई यहाँ पर अब खामनेई सरकार के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। पहली तस्वीरें आपको हम देखिए कैसे ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सिटी हॉल जो है उसकी बिल्डिंग को फूंक डाला। गुस्सा लोगों का बहुत ज्यादा है। जो वहाँ की करेंसी है रियाल, उसके गिरने से भी लोग नाराज हैं, और ये कराच शहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक के बाद एक आपको ईरान का हाल यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीरें आप देखिए, एक और इमारत का यही हश्र हुआ है। कैसे प्रदर्शनकारियों ने इस इमारत को आग के हवाले कर दिया। तो यहाँ पर अब खामनेई सरकार जो है उनके लिए मुसीबत खड़ी होती जा रही है, और लोगों का गुस्सा जो है वो लगातार उनके आगे सामने आ रहा है सड़कों पर। बिल्कुल, ईरान में इस्लामिक हुकूमत के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा है। शहर शहर बवाल लगातार अदिति जारी है। बिल्कुल, और इंटरनेट बंद है फिर भी ईरान की चीख पुकार दुनिया सुन पा रही है। सड़कों पर इतने लोगों की बंदूकें भी कम पड़ जाएं। तेहरान की रातें लपटे धुएं और चीखों के हवाले हैं। जनता का आक्रोश अब बेकाबू हो चुका है। सत्ता के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक अल रसूल मस्जिद धू धू कर जल रही है। तेहरान की रातें लपटे धुएं और चीखों के हवाले हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि ईरान में 1979 की क्रांति के बाद सबसे बड़ा जन आक्रोश फूट पड़ा है। रात का सन्नाटा नारों से गूंज रहा है। इंटरनेट का गला घोंट दिया गया है, लेकिन अंधेरे को चीरती हुई जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दहलाने वाली हैं। आर्थिक तंगी से शुरू होने वाला प्रदर्शन अब खमेनेई के तख्ता पलट की मांग तक पहुंच गया है। हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है और 2300 से ज्यादा लोग सलाखों के पीछे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया है कि ईरान के सबसे पाक शहर मशहद पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। तो दिसंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की आग किस तरीके से ईरान में भड़की हुई है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए कैसे प्रदर्शनकारी जो है वो जहां पहुंच रहे हैं ईरान के तमाम बड़े शहरों में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। और प्रदर्शनकारी शहरों में सिर्फ आग ही नहीं लगा रहे, वो लगातार वहां पर इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुस्सा खमेनेई और उनकी सत्ता के खिलाफ है और वहां के लोग बदलाव चाहते हैं। अगली तस्वीर जरा आपके सामने हम रखते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ भी आगजनी की जा रही है। तमाम सरकारी इमारतों को प्रदर्शनकारी आग के हवाले कर दे रहे हैं। जो सामने आ रहे हैं वो प्रदर्शनकारियों के गुस्से की चपेट में आ रही हैं। इसके अलावा आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से सरकारी वाहन को फूंकने के पश्चात प्रदर्शन और आगजनी की तस्वीरें। ईरान के तमाम बड़े शहर, चाहे आप तेहरान ले लीजिए या फिर और भी जो तमाम मशहद से लेकर बड़े शहर हैं,
सभी जगहों पर इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और खमनेई को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार नजर आ रहा है। उग्र प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर हैं। ईरान में एक दो नहीं कई शहरों से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां लोग प्रदर्शन और आगजनी कर रहे हैं और तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही है कि ईरान में स्थिति क्या है। जिस चेहरे के खौफ से कभी ईरान की दीवारें भी थर्राती थी, आज उसी चेहरे की तस्वीर को ईरान की एक बहादुर लड़की ने अपने सिगरेट से सुलगा दिया। इस जलती तस्वीर से सिर्फ धुआं नहीं उड़ा, बल्कि उस अहंकार की धज्जियां भी उड़ी जिसने महिलाओं को सिर्फ बंदिशों में देखना चाहा। यह तस्वीर गवाह है कि ईरान की बेटियां कट्टरपंथी व्यवस्था की राख पर नई और आजाद दुनिया की बुनियाद रख रही हैं। कल तक जो महिलाएं हिजाब के पीछे खामोश थीं, अब वही महिलाएं खौफ को पीछे छोड़ तेहरान की सड़कों पर उतर आई हैं। हाथों में जलता हुआ हिजाब और जुबां पर एक नारा, आजादी आजादी, कट्टरपंथ से आजादी। तेहरान से लेकर मशहद तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और महिलाएं हिजाब को आग के हवाले कर अपनी आजादी का इजहार कर रही हैं। तो तेहरान की गलियों में जल रही आग अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, इसकी तपिश वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच चुकी है। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है वो कोई डिप्लोमेटिक बयान नहीं है, बल्कि जो कुछ उन्होंने कहा है उससे पूरी दुनिया के कान कैसे खड़े हो गए हैं, देखिए। ईरान में इस कदर गदर मचा हुआ है कि जनता ने खौफ की दीवारों को भी जमींदोज कर डाला। किरमानशाह में कभी खौफ का दूसरा नाम रहे IRGC के 2 गार्ड्स को भीड़ ने पीट कर मार डाला। एक और आयतुल्लाह खामनेई इसे विदेशी साजिश करार दे रहे हैं। वहीं लगता है ट्रंप ने अपनी खतरनाक मिसाइलों का मुंह ईरान की ओर मोड़ दिया है। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका सिर्फ तमाशा नहीं देखेगा। Doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So, ईरान अब इधर कुआं उधर खाई की स्थिति में। प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ तो अमेरिका की मिसाइलें बरसेंगी। दूसरी ओर 180 शहरों में उमड़ा गुस्से का सैलाब हुकूमत को बहा ले जाएगा। ईरान से वापस अब देश लौटते हैं और खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां केशव प्रसाद मौर्य के काफिले के साथ हादसे की जानकारी सामने आई। हादसे में काफिले की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल इस काफिले की गाड़ी से एक गाय जो है वो टकरा गई, ये खबर सामने आ रही है। और उप मुख्यमंत्री की गाड़ी सुरक्षित है, ये भी यहाँ पर राहत की बात सामने आई। दूसरी गाड़ी में बैठकर केशव प्रसाद मौर्य जो है वो रवाना हो गए। तो मौर्य के काफिले के साथ ये बड़ा हादसा हुआ। एक गाड़ी क्षतिग्रस्त भी यहाँ पर हुई है। दरअसल एक गाय जो है वो मौर्य के काफिले से टकरा गई यहाँ पर। हालांकि उनकी गाड़ी सुरक्षित है और दूसरी गाड़ी में बैठाकर उन्हें रवाना भी कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है कि जब इतनी सुरक्षा साथ चलती है तो कहीं कोई चूक का मामला तो नहीं है, क्योंकि काफिले के गाड़ी से जब गाय टकराई है तो आसपास ध्यान जाना चाहिए था सुरक्षा बलों का, ये सवाल भी उठ रहा है। अमूमन इस तरीके की VIP मूवमेंट से पहले रूट को सैनिटाइज किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से गाय अचानक से बीच में आई, ऐसे में इसे सुरक्षा में एक बड़े चूक के तौर पर भी देखा जा रहा है। और अब आगे बढ़ रहे पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर शनिवार देर शाम शुवेंदु अधिकारी के काफिले को TMC कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की और उसके बाद जमकर बवाल भी देखने को मिला है। काफिला जब मेदिनीपुर के चंद्रकोना थाने के पास से गुजर रहा था, तभी कुछ कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के सामने आ गए और काफिले को रोकने की कोशिश की। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके हाथ में झंडे भी नजर आ रहे हैं। और इसके बाद शुवेंदु अधिकारी ने पूरी घटना को हमला करार दिया है और इसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर थाने में नीचे बैठकर FIR दर्ज कराई। शुवेंदु इतना गुस्से में थे कि उन्होंने थाने में जमीन पर बैठकर ही पुलिस से शिकायत की और इसके बाद जैसे ही खबर बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक पहुंची, वो बड़ी संख्या में थाने के बाहर पहुंच गए और थाने का घेराव करते हुए TMC के खिलाफ नारेबाजी कैसे की, जरा सुनिए। शनिवार शाम शुवेंदु अधिकारी अपने काफिले के साथ पश्चिमी मेदिनीपुर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में ही अचानक कुछ लोग आ गए। काफिले के रास्ते में ये लोग खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। हाथों में झंडे देखकर ये साफ लग रहा था कि ये TMC समर्थक थे।
ये लोग पहले गाड़ी के आगे आए और काफिले को रोक लिया। इसके बाद कुछ लोग गाड़ी के आगे लेट गए, जिससे काफिला पूरी तरह रुक गया। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन लोगों को सड़क से हटाया, जिससे काफिला आगे बढ़ सका। मगर टीएमसी समर्थकों की इस हरकत से शुवेंदु अधिकारी काफी नाराज हो गए। इस हंगामे के बाद वो सीधे गबड़बेटा पुलिस थाने पहुंच गए। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। शुवेंदु इतने गुस्से में थे, उन्होंने पूरी एफआईआर जमीन पर बैठकर दर्ज कराई। उधर हमले की खबर सुनते ही बीजेपी कार्यकर्ता थाने के बाहर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और टीएमसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है, देखना होगा। वहीं इस पूरी घटना को लेकर शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इंसिडेंट जो हुआ पिक्चर में है, देख लीजिए। हर बार आपका ऊपर बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर जो हमला हुआ है, इसके बारे में चुनाव आ रहा है, ये लोग हारने वाला है, बीजेपी को खत्म करना चाहता है। 9 नाम था, जो था उसका नाम दिया है, जीडी में कर दिया। FIR नंबर लेने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ और अरेस्ट करना चाहिए। और हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल का। ऋतिक, क्या कुछ कल हुआ जब शुवेंदु अधिकारियों के काफिले को रोका गया? तस्वीरें भी हमने देखी है यहाँ पर, और वो गुस्सा इतना हो गए कि खुद जमीन पर बैठकर धरना करने लगी। क्या अपडेट है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कल रात को जब शुवेंदु अधिकारी लौट रहे थे, वो पश्चिम मिदनापुर के चंद्रकोना रोड गुजर रहे थे, तो उस दौरान काफी सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रस्तों पर खड़े थे। बीजेपी का कहना है, शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि इस भीड़ के आड़ में तृणमूल के कुछ गुंडे जो पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं, वो भी अपने झंडे के साथ उसके आड़ में छिपे हुए थे। और जैसे ही काफिला वहां से गुजरा तो उन्होंने वहां पर जमकर जो है नारेबाजी की। पहले उनका आरोप है, शुवेंदु अधिकारी आरोप है कि उनके गाड़ी के ऊपर हमले किए गए, लाठी डंडे से लेकर मारपीट हुई, और उसके बाद जो है यहाँ पर घमासान हुआ। और जिस तरीके से ये आक्रमण हुआ, उसके फौरन बाद वो चंद्रकोना रोड थाने पहुंचते, वहां पर जमकर नारेबाजी करते हैं और वहां पर लगातार कई घंटे तक वो वहां पर बैठे रहते हैं। यहाँ पर कई सारे गंभीर आरोप पुलिस के खिलाफ भी अधिकारियों ने उठाया है। उनका कहना है, जब उन्होंने लिखित में इसके आरोप जब उन्होंने दर्ज करना चाहा, तो पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन उसमें FIR में मेंशन नहीं किया। इस पर भी उन्होंने हल्ला बोल किया। और मौजूदा हालात में जो हमें एक परिवार का सब कुछ उजड़ गया है। लाखों की संपत्ति देखते ही देखते जलकर राख हो गई। आग की लपटों में घिरा ये एक परिवार का आशियाना है। एक सिलेंडर धमाका हुआ और पूरा घर आग में खाक हो गया। पूरी घटना बिहार के बांका की है। दयालपुर गांव में शनिवार को बिरजू नाम के एक शख्स के यहाँ खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। पत्नी ने खाना बनाने के लिए चूल्हे में आग लगाई और कुछ ही देर बाद एक धमाका हो गया। आग की लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। शोर सुनकर घर के बाकी लोग और आसपास के गांव वाले बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। आग पर काबू पाने की कोशिश होने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में पूरा घर आग की चपेट में आ गया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस अग्निकांड में घर के 4 मवेशियों समेत एक बाइक, बर्तन, कपड़े और खाने पीने जल गए। घटना के बाद पीड़ित गरीब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शुरुआती जांच में पता चला है कि गैस सिलेंडर की पाइप में लीकेज होने के कारण ही धमाका और पूरा घर आग की चपेट में आ गया। और आगे बढ़ रहे खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां दबंगों की गुंडागर्दी कानून पर भारी पड़ती हुई नजर आई। इससे जुड़ता लाइव सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है, जिसने इलाके में दहशत और आक्रोश पैदा कर दिया है। ये मामला है उन्नाव के शक्तिनगर इलाके का, जहां किराएदारी विवाद को लेकर 10 से 12 दबंगों ने एक घर को निशाना बनाया। पहले जमकर तोड़फोड़ की गई और फिर पीड़ित युवक विपिन बिहारी शुक्ला को घर से कुछ दूरी पर घेरकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। मारपीट इतनी बर्बर थी कि युवक जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन दबंगों का कहर यही नहीं रुका। जब पीड़ित की बहन बचाने आई तो उसके साथ भी अभद्रता की गई। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन इसके बावजूद अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पुलिस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवार दहशत में है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब सवाल ये है कि इन दबंगों पर कब तक कार्रवाई होगी। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन पूरे इलाके में दहशत बनी हुई है। और
कानपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धर्मांतरण करने वाले गिरोह का भांडा फोड़ हुआ है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर की आड़ में धर्म परिवर्तन का यह खेल चल रहा था, जहां ट्रेनिंग के नाम पर युवाओं को बाइबल पढ़ाई जा रही थी, ऐसा दावा किया गया है। पुलिस ने यहां पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मामले में विदेशी फंडिंग का भी शक यहां पर अब गहरा आ रहा है। तो कानपुर का ये मामला है, जहां पर धर्मांतरण करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। दरअसल स्किल डेवलपमेंट की आड़ में यहां पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था, ये आरोप यहां पर लग रहा है, और ट्रेनिंग के नाम पर युवाओं को बाइबल पढ़ाई जा रही थी। इलाके के एसपी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। कुछ इनपुट्स हम लोगों को मिले थे पहले, उन इनपुट्स के बेसिस पे हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की थी और हम लोग लगातार इस मामले में इंटेलिजेंस और इनपुट्स को कलेक्ट कर रहे थे। इंटेलिजेंस और इनपुट्स कलेक्ट करने के बाद हमें कुछ श्योर ऐसी जगह पता चली जहां पर ये एक्टिविटीज कैरी आउट हो रही हैं, जिसमें कि नवाकांति सोसाइटी के नाम से अकबरपुर में एक स्किल डेवलपमेंट एकेडमी संचालित थी। यह स्किल डेवलपमेंट एकेडमी से 3 लोगों को जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर थाने की टीम और एसआईटी ने मिलकर अरेस्ट किया है। तो कहा तो ये जा रहा था कि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन उसकी आड़ में कुछ और ही यहाँ पर चल रहा था, धर्मांतरण करवाया जा रहा था। और इसीलिए जब ये बात सामने आई, तब जब पुलिस वहां पर दबिश देने के लिए पहुंची है, तो यहाँ पर ये पाया गया कि ट्रेनिंग के नाम पर युवाओं को बाइबल पढ़ाई जा रही थी। 3 आरोपी अब तक यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक महिला भी नजर आ रही है। पुलिस को मामले में यहाँ पर विदेशी फंडिंग का भी शक है। तो अब मामले की जांच जो है वो हर एंगल से यहाँ पर की जाएगी कि क्या कोई विदेशी लिंक भी इससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, पुलिस तमाम एंगलों से इस मामले की जांच कर ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर किस तरह से ये पूरा नेक्सस जो है वो चल रहा था, और इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो जारी है। अब आपको बिहार से खबर बताते हैं, जहां शराबबंदी के काफी समय हो चुके हैं, लेकिन शराब की तस्करी के नए नए तरीके बिहार से सामने आते रहते हैं। हालांकि ये बिहार पुलिस की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि तस्करी के खिलाफ लगातार एक्शन भी हो रहा है और ये साजिश भी नाकाम होती हुई नजर आई। ये रिपोर्ट देखिए। बाहर से दिखने में ये गाड़ी आपको कुरियर कंपनी की गाड़ी लग रही है, लेकिन जब पुलिस ने इस गाड़ी के दरवाजे खोले और अंदर जांच की तो ये मिला, बिहार में शराबबंदी को ये तस्करी के नए नए तरीकों से बार बार चैलेंज किया जा रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का सामने आया है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक गाड़ी में शराब की तस्करी की जा रही है। पुलिस और उत्पाद की टीम जिले के फकुली थाना क्षेत्र पहुंची। वहां एक लाइन होटल के पास खड़ी कुरियर की गाड़ी पर पुलिस की नजर पड़ी। पुलिस ने जैसे ही गाड़ी के पीछे के हिस्सा का दरवाजा खोला तो कई पेटियां दिखाई दी। पेटियों को खोला गया तो अंग्रेजी शराब की बोतलें उन पेटियों में थी। 3 वाहनों को जब्त किया गया है। उसमें से एक सेफ एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही अच्छी कुरियर की कंपनी है, वो बेनीबा थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजा लाइन होटल के पास से उसको बरामद किया गया। यही नहीं, पुलिस ने तुर्की थाना क्षेत्र से एक लग्जरी गाड़ी को भी जब्त किया, जिसमें टीम को शराब की बोतलों से भरी पेटियां मिली। पुलिस के मुताबिक पूरे इलाके में विदेशी शराब की तकरीबन 85 पेटियां बरामद की गई हैं। और अब लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कांड पर ये बड़ा मामला है। आरोपी डॉक्टर को रिमांड पर अब पुलिस ले सकती है। 9 जनवरी को डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी की गई थी। धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोपी है डॉक्टर रमीज, और महिला रेसिडेंट जो है डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर रमीज पर ये गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, जहां आपको बता दें कि आरोपी डॉक्टर को रिमांड पर पुलिस ले सकती है। ये खबर सामने आ रही है। 9 जनवरी को ही आपको बता दें डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार किया गया था। कई दिनों से पुलिस डॉक्टर रमीज की तलाश कर रही थी। एक साथी डॉक्टर की तरफ से धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोप जो है वो लगाया गया है रमीज पर, और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच जो है वो लगातार बढ़ रही है। वहीं आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको बताते हैं, जहां इसी से जुड़ी ये खबर है। शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव, ब्लैकमेलिंग, ये सभी आरोप लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रमीज पर लगे हैं। आरोपी गिरफ्तार करके जेल तो भेज दिया गया, लेकिन इस मामले ने और भी तूल पकड़ लिया जब राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और केजीएमयू प्रशासन के बीच गहमा गहमी हो गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। धर्मांतरण का दबाव, यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, छुपाई शादी की बात, राज खुला तो ब्लैकमेलिंग,
KGMU का डॉक्टर गिरफ्तार। ये आरोप लगे हैं लखनऊ की मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रमीज मलिक पर। आरोप है कि डॉक्टर रमीज ने एक महिला डॉक्टर को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया, जबरन गर्भपात कराया, अपनी शादी छुपाई और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पता चला कि डॉक्टर रमीज अपने किराए वाले घर में कोई सामान लेने आ रहा है और मुखबिर की खबर मिली और सर्विलांस में इस बात की पुष्टि हो गई कि रमीज अपने उस किराए वाले कमरे पे कोई सामान लेने आ रहा है और सामान लेने के बाद वो कोर्ट जाके सरेंडर कर सकता है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया है। रमीज 16 दिनों से फरार था। लखनऊ पुलिस ने आरोपी पर 50,000 का इनाम रखा था और कुर्की के लिए उसके घर पर नोटिस भी चस्पा किया था। विशाखा कमेटी की जांच में रमीज को दोषी माना गया था। डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक परीक्षा में भेज दिया। KGMU में धर्मांतरण प्रकरण को लेकर हुए विवाद के बाद राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने KGMU प्रशासन पर पीड़िताओं को धमकाने और आरोपियों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रकरण में अब तक हुई कार्रवाई के बारे में सीएम को जानकारी दी और KGMU परिसर में हुए विवाद और वहां के प्रशासन के रवैये के बारे में भी बताया। वहीं अपर्णा यादव ने NDTV से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर रमीज के मामले से लेकर बिना अनुमति ब्लड बैंक चलाने और कुछ अन्य शिकायतों को लेकर वो कल KGMU की VC डॉक्टर सोनिया नित्यानंद से मिलने गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि VC सोनिया नित्यानंद ने जानबूझकर मिलने से मना कर दिया। झूठ बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो है आप उल्टी सीधी बात कह रहे हैं कि टाइम लेकर के नहीं गए। टाइम लेकर के जाने की उसमें वो क्या कोई मतलब हम कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं क्या? मतलब हम संविधान के अंदर नहीं आते क्या? और कितनी देर आपने इंतजार किया VC से मिलने? कम से कम 10 मिनट गेट पे पहले खड़े होकर के इंतजार किया। पूरी फुटेज है उस बात की। 20 मिनट तक वहाँ पर फिर हम लोग दरवाजा खटखटाते रहे। ये मामला अब विश्वविद्यालयी अनुशासन, महिला सुरक्षा और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर गंभीर बहस का कारण बन गया है। लखनऊ से रणवीर सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथी अजय दुबे इस पूरे मामले पर जुड़ रहे हैं। अजय, हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि मामला लगातार किस तरह से संवेदनशील होता चला जा रहा है। धर्मांतरण का मामला, यौन उत्पीड़न का मामला, ऐसे कई मामले इसमें सामने आ रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या कुछ इसमें हुआ है और अब जब पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है तो क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर पुलिस की? और बिल्कुल देखिए, KGMU का ये पूरा विवाद लड़की के पिता की तरफ से मुख्यमंत्री पोर्टल पे की गई शिकायत के बाद सामने आया और जो भी एक्शन देखने को मिला वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन्वॉल्वमेंट के बाद देखने को मिला। चाहे वो जो मुख्यमंत्री पोर्टल पे हुई शिकायत के बाद जो KGMU तक पहुंची हुई शिकायत हो और उसके बाद जांच जो विशाखा कमेटी बैठी, लड़के का कॉलेज से सस्पेंशन हुआ, FIR दर्ज की गई। FIR के बाद जो दूसरी महिला है जिसका जिक्र किया गया था कि पहले से ही शादीशुदा है, वो भी सामने निकल कर आती है, वो भी अपना बयान दर्ज करती है। फिर लड़के के पिता और उसकी मां को भी गिरफ्तार किया गया और अब कई सारी जानकारियां, हैरान करने वाली जानकारियां लड़के के पिता के विषय में भी निकलकर सामने आ रही हैं। और अब जब परसों के दिन गिरफ्तार किया जा चुका है डॉक्टर, और अब इस पूरे मामले में पुलिस रिमांड पर लेकर कई सारे सवालों के जवाब उससे खोज रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि एक बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले एक बड़ा नैरेटिव तोड़ा गया है। छांगुर का जो पूरा मामला था, धर्मांतरण के लिए बड़े पैमाने पर कैश दिया जाता था, क्या इस मामले में भी उस तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट है? कोई कैश बेनिफिट्स लिए जा रहे थे? क्या कोई साजिशन ऐसा घटनाक्रम अंजाम दिया जा रहा था? कई सारे मामले अब रमीज से जुड़े हुए निकलकर सामने आ रहे हैं। कई लड़कियां बयान भी दर्ज कर रही हैं। पुलिस अब रिमांड पर लेकर तमाम सवालों के जरिए इन जवाबों को जानने की कोशिश करेगी। क्या इसके पीछे कोई नेटवर्क है, कोई नेक्सस है जो धर्मांतरण के प्रयास में लगा हुआ है? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अब पुलिस पूरी तफ्तीश करेगी इस मामले की कि आखिर कहां तक ये मामला फैला हुआ है। आगे बढ़ रहे ब्राजील से एक बड़ी खबर आ रही, सड़क पर दौड़ती बस में अगर भीषण आग लग जाए तो नजारा कैसा होगा, वो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। बेहद खौफनाक नजारा आपने शायद ही इससे पहले कभी देखा होगा। आखिर किस कारण से बस में आग लगी और उसके बाद क्या हुआ, देखिए। ब्राजील के इगारापे के इस वेस्ट हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जलती बस तेज रफ्तार में आती थी।
लपटों से घिरी बस को देख सड़कों पर जा रहे लोगों के होश उड़ गए। पेर्नाम्बुको से साओ पाउलो जा रही इस बस में मैकेनिकल फेलियर के चलते आग लगी। ड्राइवर ने जैसे ही धुआं उठता दिखा, बस को किनारे पर लगाया और उसमें बैठे 47 यात्रियों को तुरंत उतरने को कहा गया। जैसे ही ड्राइवर बस से सुरक्षित उतरा, अचानक बस अनियंत्रित होकर पीछे की ओर लुढ़कने लगी। लेकिन गनीमत रही कि थोड़ी दूर जाकर बस अपने आप रुक गई। इस भयानक हादसे के चलते साओ पाउलो की दिशा में हाईवे को कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा, जिससे भारी जाम लग गया। बस पूरी तरह से खाक हो गई, लेकिन सभी यात्री और ड्राइवर सुरक्षित थे। अर्जेंटीना के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिससे कई इलाकों में हाहाकार मच गया है। कई एकड़ जंगल राख हो गए हैं। तेज हवाएं इस भीषण आग में और घी डालने का काम करती नजर आई, तो रिहायशी इलाकों में भी अब खतरा लगातार बढ़ने लगा है। लोगों में दहशत है। भीषण आग के बाद उठती ये ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का ऊंचा ऊंचा गुबार। तस्वीरें अर्जेंटीना के कोमार्का एंडिना इलाके की। एंडीज पहाड़ों में बसा ये टूरिस्ट हब अब सिर्फ आग के शोलों के सदमे है। भीषण आग की वजह से चारों तरफ का मंजर कितना भयावह है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। पूरा इलाका आग की ऊंची ऊंची लपटों से घिरा है, जो कई किलोमीटर दूर से ही शोलों की जद में दिखाई दे रहा है। जंगलों में लगी ये आग सूखे और तेज हवाओं की वजह से और तेजी के साथ फैल रही है। आग इतनी भीषण है कि इस पर काबू पाना करीब करीब नामुमकिन सा नजर आ रहा है। भीषण आग में 2000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो चुका है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि 3000 से ज्यादा टूरिस्ट को अपनी जान बचाकर इस टूरिस्ट प्लेस से निकलना पड़ा है। आपातकालीन बचाव दल आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। 350 से ज्यादा जाबाज कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हैं। वहीं नेशनल फायर मैनेजमेंट सर्विस ने अर्जेंटीना के 8 प्रांतों में रेड अलर्ट किया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मेरठ अपहरण से जुड़ी सामने आ रही है और हत्याकांड से, जहां जो अगवा लड़की थी उसको सकुशल बरामद कर लिया गया है। मेरठ और सहारनपुर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद लड़की को सकुशल बरामद किया गया और पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण पर बवाल मच गया था, लेकिन अब जो अगवा लड़की थी उसे सकुशल यहां पर बरामद कर लिया गया है। बड़ी राहत है यहां पर। मेरठ और सहारनपुर पुलिस जो है उनका ये जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें लड़की को अब वापस ले लिया गया है। मेरठ में हुई इस घटना ने सबको हिला के रख दिया है। पहले दबंगों ने दलित लड़की को जबरदस्ती घसीटा और फिर जब उसकी मां ने रोकने की कोशिश की तो मां को बुरी तरह से पीटा। उनके चेहरे पर चाकुओं से वार किए गए। मां तो वहीं गिर पड़ी, लेकिन दबंग बदमाश बेटी को लेकर भाग निकले। अस्पताल में मां ने दम तोड़ दिया। पूरे मामले में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने महिला के शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। आरोपी कंपाउंडर की गिरफ्तारी और लड़की की सकुशल बरामदगी तक अर्थी न उठाने पर अड़ गए। भाजपा नेता संगीत सोम और सपा नेता भी परिवार से मिलने पहुंचे। घंटों तक बातचीत चलती रही, लेकिन कोई हल नहीं निकला। शाम को प्रशासनिक अधिकारी एक बार फिर पहुंचे और मृतका के पति सत्येंद्र को पंचायत भवन लेकर आए। परिवार ने उनके सामने 4 मांगे रखी। बेटी को ढूंढा जाए, 50 लाख की आर्थिक मदद की जाए, सरकारी नौकरी मिले और शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। हर कीमत पे हम जो दोषी है उसे सजा दिलाएंगे, और ऐसी सजा दिलाएंगे कि 7 पुश्तें याद रखेंगे कोई सजा हुई है। लड़की के पिता ने कहा कि बेटी की शादी तय हो चुकी थी, दरिंदों ने सब बर्बाद कर दिया। वहीं भाई ने बहन की जान को खतरा बताया है। प्रशासन ने पिता को 10 लाख रुपए का चेक दिया है। बाकी डिमांड को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया और फिर करीब 36 घंटे बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। शाम को अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे मामले में 12 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। जोगी साहब हमारे से जो विजती है उनसे घर पर ले चलो जाए, गाड़ी से कैडी सख्त सजा दी जाए उसे। हमारी माँ की मौके पर पारस सोम ने हत्या कर दी। बहन के कान पर पिस्टल लगा, उसे किडनैप करके ले गया जी। एनकाउंटर होना चाहिए जी बाबूजी। कोई हमारी सुन रहा हो तो, हम गरीब परिवार से हैं जी, हमारी स्थिति बहुत कमजोर है। इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर एक्शन की मांग कर डाली है। वहीं मायावती ने भी ट्वीट करके सरकार को घेरा है। इसके अलावा
आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को भी पुलिस ने गांव में जाने से रोक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बड़ी खबर आ रही है शिमला से, जहां पर टनल निर्माण से कई घरों को अब खतरा पैदा हो गया है। तो पहाड़ों के जो इलाके होते हैं वो कितने संवेदनशील होते हैं, और उसी का एक और मामला यहां पर सामने आया है। शिमला में जो टनल बनाई जा रही है उससे अब कई घर जो हैं वहां पर दरार आ गई, जिसके चलते पूरे इलाके में अब मुसीबत खड़ी हो गई है। कम से कम 15 से 20 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं। तस्वीरें आप देखिए, लोग अपने सामान को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला है शिमला के चलौंठी का, जहां 4 लेन टनल निर्माण अब लोगों के लिए खतरे की वजह बनता जा रहा है। चलौंठी के पास टनल के अंदर हो रही ब्लास्टिंग से कई मकानों में दरारें आ गई हैं। टनल निर्माण के चलते एक इमारत को एहतियातन खाली करवाया गया, जबकि बाकी इमारतों पर भी खतरा बना हुआ है। देर रात प्रभावित परिवारों को प्रशासन की मदद से किसान भवन में शिफ्ट कराया गया। सूचना मिलते ही पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से बातचीत कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कुछ बिल्डिंग्स में क्रैक जो है डेवलप हो रहे हैं। प्रशासन एकदम जो है पुलिस और प्रशासन स्पॉट पे उसी टाइम आ गई थी। लोगों के घर इवैक्यूएट कराए गए हैं और एक दो बिल्डिंग्स हमारे को भी दिख रही हैं, प्रशासन को भी दिख रही है। वहीं प्रभावित लोगों का कहना है कि टनल निर्माण के दौरान हो रही ब्लास्टिंग से उनके घरों में गहरी दरारें आ गई हैं। ब्लास्टिंग से हमारी 3-4 बिल्डिंगों में दरारें आ गई हैं, टाइलें टूट गई हैं और रहना खतरे से खाली नहीं है, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। वीडी शर्मा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ फोन लाइन पर हमारे से जुड़ रहे हैं। वीडी, इस पूरे मामले को लेकर जब स्थानीय लोगों की तरफ से शिकायत की गई है तो अब क्या कुछ कदम जो है वो सरकार उठा रही है, और जो तमाम घर हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित अब किया जा रहा है? देखिए चंदन, मैं पहले आपको बताऊं कि ये जो निर्माण कार्य है ये 4 लेन बन रहा है चंडीगढ़ से शिमला दिल्ली तक, और इस बीच की जो जगह है ये शिमला दिल्ली संजौली बाईपास है। यहाँ पर जो है टनल का निर्माण कार्य चल रहा है, और इस निर्माण कार्य के चलते जो है ऊपर का जो हिस्सा है उसमें क्रैक आ रहे हैं सड़कों में, और उससे कहीं ना कहीं जो घर बने हैं पास में उनमें दरारें आनी शुरू हो गई है। और अब जिला प्रशासन ने जो लोग हैं उनको कह दिया है कि आप घर खाली करें क्योंकि खतरा बन सकता है। हालांकि उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से भी आवाज उठाई थी, लेकिन अभी तक किसी तरह की कंपनी के लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जिला प्रशासन खुद अब देख रहा है, डिप्टी कमिश्नर एसपी कल खुद घटनास्थल पर थे, और अब कंपनी को कहा गया है और एक जांच कमेटी भी गठित की गई है जो ये देखेगी कि किस तरह से 6 महीने के भीतर इनको मुआवजा दिया जाए या किसी तरह से घरों को बचाया जा सके, ताकि बिल्कुल वीडी नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर। आगे भी आपका रुख करेंगे, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए अमृतसर से खबर आपको बताते हैं, जहां जानलेवा हमले और सोने की लूट का एक मामला सामने आया। अपराधी धारदार हथियारों से लैस नजर आए। घायल व्यापारी अब अस्पताल में भर्ती हैं और उनका पूरा परिवार दहशत में आ चुका है कि आखिर ये हुआ क्या। अमृतसर की ये तस्वीरें हैरान करती हैं और शोर मचाकर बयां करती है कि पंजाब के इस जिले में अपराधी कितने बेखौफ हैं। मोटरसाइकिल से जा रहे सुनार को कार सवार बदमाशों ने टक्कर मारी। वो बाइक समेत जमीन पर गिर गया। जान पर खतरा देख भागने की कोशिश की, तलवार लहराते दबंग पीछे दौड़ते नजर आए। कारोबारी भाग नहीं पाया। जान के प्यासे हमलावर उसे घेर कर खड़े थे, लात घूंसे बरसाए थे, तलवार से हमला बोला गया। पीड़ित करता भी क्या, पैर पकड़कर जान की भीख मांगी, लेकिन हमलावरों पर तो खून सवार था। सिर्फ जानलेवा हमला नहीं हुआ, बदमाश करीब 55 लाख रुपए की कीमत के 425 ग्राम सोना भी लूट ले गए। मारपीट की तस्वीरें एक दूसरे सीसीटीवी में भी कैद हुई है। बुरी तरह से घायल पीड़ित अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के पास सारे सबूत हैं। अब देखना होगा कि हमलावर लुटेरों पर कब कार्रवाई होती है। और अब बात पाकिस्तान की। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी का एक चौंकाने वाला कबूलनामा सामने आया, जो पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए काफी है। ये रिपोर्ट देखिए। जनाजा पढ़ाना
एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। ये कबूलनामा है आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का, जो मुनीर सेना की पोल खोल रहा है। ये वही आतंकी है जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। एक बार फिर सुनिए किस तरह से सैफुल्लाह इस बात को कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की पनाहगाह है। हमें कहा गया कि उनका जनाजा पढ़ाना। अब जनाजा पढ़ाना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, लेकिन अगर हम जनाजा भी पढ़ाएं तो हमारे दुश्मन के पेट में मरोड़ खड़े होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकी और भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट का ये खुलासा पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना के उन दावों की धज्जियां उड़ाता है जिनमें वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के खोखले दावे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते रहते हैं। लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का यह वीडियो मुल्तान के एक हाई स्कूल का बताया जा रहा है। अगली खबर भी पाकिस्तान से है, जहां हिंदू युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और घटना के बाद विरोध में लोग सड़कों पर उतरते नजर आए। लोगों का कहना था कि सालों से अल्पसंख्यकों को यहां पर परेशान किया जा रहा है, उनके मंदिरों पर कब्जा हो रहा है, जमीनों पर हक जताया जा रहा है, यहां तक कि नौकरियां भी लोगों की छीनी जा रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, हमलों और असुरक्षा की घटनाओं ने समाज को दहलाया था। अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत से एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने एक बार फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बहस तेज कर दी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 25 वर्षीय हिंदू किसान और सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश कोहली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने बदीन जिले में भारी तनाव पैदा कर दिया। लोगों का कहना है कि वो पहले से ही असुरक्षा के माहौल में जी रहे थे और ये हत्या उसी डर की सबसे भयावह पुष्टि है। इस घटना के बाद जनता सड़कों पर नजर आ रही है। लोग न्याय के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आर्मी चीफ साहब, डीजी ISI, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि कैलाश कोहली के मामले का फौरन नोटिस लें और इसके कातिल को जो है फौरन गिरफ्तार करें, कानून के कटड़े में लाएं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हत्या सिर्फ एक मामूली विवाद पर हुई। एक प्रभावशाली जमींदार सरफराज निजामानी के खेत पर कैलाश ने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। बस यही बात जमींदार सरफराज निजामानी को पची नहीं। दिन के उजाले में वो पहुंचा और बेहद पास से कैलाश की छाती में 2 गोलियां मार दी। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। कैलाश कोहली इलाके में एक सक्रिय सामाजिक चेहरा थे। वो स्थानीय समस्याओं को उठाने और हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करने के लिए जाने जाते थे। सिंध के ग्रामीण इलाकों में हिंदू पहले ही सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से परेशान है। इस हत्या के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने मुख्य सड़कों को जाम कर धरना दे दिया। सबूत आहे सिंध गवर्नमेंट के, पाकिस्तान गवर्नमेंट के, पाकिस्तान जे इदारनि खे उन्हनि पाकिस्तान जे ताक़तवर इदारनि खे मैसेज ॾियण थो चाहियां त असां मुहिब वतन पाकिस्तानी आहियूं। असांजा नौजवान माण्हू ॿी हिते जेके नौजवान क़त्ल कया था वञनि, असांजो नाबालिग नियाणियूं अगवा कयो थियूं वञनि। तो पाकिस्तान के सिंध में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। मांग है कैलाश के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने की। लेकिन क्या पाकिस्तान की हुकूमत इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई करेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बिहार के बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर भीषण हादसा हुआ है। घने कोहरे में आपस में गाड़ियां टकरा गई हैं। सर्दियों में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग यहां पर घायल हैं। हादसे की वजह से 1 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार भी यहां पर लगी हुई नजर आई। तस्वीरें आप देखिए कितना भीषण यह था, जहां पर 4 लेन पर गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, जिसमें से एक गाड़ी जो है वो ट्रक के नीचे घुसी हुई नजर आ रही है। 4 लोगों की इसमें जान चली गई है और कई लोग इसमें घायल हैं। बार बार यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब भी कोहरा हो बहुत सावधानियां बरतें। नमस्ते इंडिया में अब वक्त हो चला है आपको विदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरें बताने। अमेरिकी वायुसेना ने सीरिया भर में ISIS के ठिकानों पर बम बरसाए। अमेरिका ने ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हवाई हमले में कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया। इस हमले का मकसद अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से खत्म करना।
ईरान में आर्थिक संकट को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन और उग्र होते जा रहे हैं। कई इलाकों में प्रदर्शन हिंसक हुए, जहां कुल 217 लोगों की जान चली गई है। कई तस्वीरें ऐसी हैं जिनसे जनता के गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं सेना ने बयान जारी करके कहा है कि बच्चों को आंदोलन से दूर रखा जाए। सीरिया के अलेप्पो से बड़ी खबर सामने आई, जहां गवर्नमेंट भवन को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विस्फोट ड्रोन जो है वो इमारत को उसी वक्त निशाना बनाता नजर आया जब कुछ देर पहले एक कैबिनेट मंत्री और एक स्थानीय अधिकारी ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमले में फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई। जापान में भारी बर्फबारी से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। तेज बर्फबारी के चलते जापान के कई पहाड़ी इलाके मोटी बर्फ की चादर से ढक गए हैं। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और यातायात और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका असर नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। रूस की राजधानी मॉस्को में भारी बर्फबारी ने शहर की रफ्तार थाम दी है। शुक्रवार शाम से शुरू हुई बर्फबारी रात भर जारी रही, जिससे पूरे मॉस्को में भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। खराब मौसम के कारण हाईवे पर कई हादसे हुए, जिसके बाद उत्तर पूर्वी इलाकों को जोड़ने वाले ये रास्ते बंद हो गए। और अब नजर डालते हैं क्राइम से जुड़ी टॉप 5 खबरों पर। पहली खबर महाराष्ट्र से सामने आई, जहां पर नासिक में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक दामाद ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर बुजुर्ग सास को करीब 20 लाख रुपए उनके ठग लिए। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि तीनों ने मिलकर उन्हें गुमराह किया और रिटायरमेंट के पैसे उनसे वसूल लिए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का केस इसमें दर्ज किया। बिहार के बेतिया में भूमि विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही 112 नंबर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। हरियाणा के यमुनानगर में एक बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को लगे। इसके बाद चालक युवक को रौंदता हुआ भाग निकला। गंभीर हालत में इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कानपुर देहात के अकबरपुर क्षेत्र में एक बड़े धर्मांतरण नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में धर्म परिवर्तन यहां पर करवाया जा रहा था। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को लालच और दबाव देकर इनका धर्म परिवर्तन के लिए इन्हें प्रेरित किया जा रहा था। पुलिस ने मामले में पूरे नेटवर्क, फंडिंग और अन्य कड़ियों की भी जांच शुरू कर दी है। खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए अब नमस्ते इंडिया में आपको टॉप 5 वायरल वीडियोस दिखाते हैं। बेंगलुरु में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां एक तेज रफ्तार कार इंदिरा नगर के 100 फुट रोड पर डिवाइडर पर चढ़ गई और रेस्टोरेंट की दीवार से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्राइवर नशे में धुत था। घटना पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। गनीमत रही कि रेस्टोरेंट के बाहर खड़े लोग बाल बाल बच गए। सीसू लेक की तस्वीरें सामने आई, जो तेजी से वायरल हुई। इस वीडियो में 2 पर्यटक बर्फ से जमे हिस्से पर खड़े होकर रील बनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन तभी बर्फ का हिस्सा वहां पर जहां पर वो खड़े थे अचानक टूट जाता है और दोनों डूबने लगते हैं। गनीमत ये रही कि पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तुरंत दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बिहार के बेतिया में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। झड़प के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाने लगे, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शक्तिनगर इलाके में 10 से 12 दबंगों ने एक घर को निशाना बनाया। दबंगों ने पहले घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और फिर युवक को घर से कुछ ही दूरी पर घेरकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। ये गुंडई सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान की कैमल सिटी बीकानेर इन दिनों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रंगों में सराबोर है। फेस्टिवल के दौरान ऊंटों के डांस, तेज रफ्तार रेस और कैमल मिल्क आइसक्रीम ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सबसे बड़ा आकर्षण ऊंटों का अद्भुत डांस है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे।
और अब हमारी खास पेशकश मोदी के सोमनाथ। 3 दिनों के गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है उसमें वो शिरकत करने जा रहे हैं। अब से सुबह से ही सोमनाथ जो है वो ओम नमः शिवाय के जिसे कहते हैं नारों के साथ गूंजायमान हो चुका है। शौर्य यात्रा भी यहाँ पर निकलने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और उसके बाद आज प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा जिस पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री आपको बता दें कल सोमनाथ पहुंचे थे जहां प्रधानमंत्री ने 72 घंटे के अखंड ओमकार मंत्र जाप में हिस्सा लिया। इसके बाद एक अद्भुत ड्रोन प्रदर्शनी के भी प्रधानमंत्री साक्षी बने। सोमनाथ मंदिर पहुंचकर वहां प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद लिया देवादिदेव महादेव का। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये आज की तस्वीरें हैं। रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर इस वक्त चल रहा है बाबा की नगरी सोमनाथ में। और किस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें कि आज एक स्वाभिमान यात्रा निकलने वाली है और इस स्वाभिमान यात्रा का महत्व है कि जिस प्रकार से बार बार सोमनाथ मंदिर ने आक्रमणों को झेला और इन तमाम आक्रमणों के समय वो तमाम लोग जिन्होंने डटकर आक्रांताओं का सामना किया उन तमाम वीर लोगों की याद में आज ये जो यात्रा है वो निकाली जानी है। और उससे पहले गुजरात नहीं देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकार अपनी प्रदर्शनी वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी भी सोमनाथ में मौजूद हैं और वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र में देखिए ठीक सामने सोमनाथ मंदिर और बीच में जो ये रास्ता देख रहे हैं इसी पर शौर्य परेड होगी। और यहाँ पर जब इस मंच पर इस वक्त हम मौजूद हैं तो बहुत सारे यहाँ पर कलाकार हैं जो गुजरात के ही अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और गुजरात की पूरी जो कला है संस्कृति है यहाँ की जो नृत्य है यहाँ का जो लोकगीत है यहाँ का फोक है वो सब आपको आज यहाँ पर दिखाई देगा जिस समय ये शौर्य परेड होगी। हमारी भी कोशिश है यहाँ पर कुछ कलाकारों से बात करने की। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? अरे वाह, आप लोग तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और एकदम इतना आकर्षक आपका रूप है। हाँ। कहाँ से आए हैं? हम कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक से आए हैं तो सिर्फ गुजरात की आर्टिस्ट नहीं है, अच्छा पूरा आपका ग्रुप जो है कर्नाटक से है। हाँ। तो आप लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं अभी? यक्षगान। यक्षगान। ओके, अभी कितने ग्रुप, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? हमारे 10 ग्रुप। अच्छा, कितना टाइम लगा तैयारियों के लिए? 2 o'clock मैम। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग आज के परफॉर्मेंस के लिए? वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है। और पीएम के सामने हम डांस कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य समझो बस, बहुत एक्साइटेड। अच्छा, कुछ हमको थोड़ा सा कुछ झलक मिल सकती है आप जो परफॉर्म करने वाले हैं थोड़ी देर में, उसकी जो आप परफॉर्म करने वाले हैं उसका कुछ एक स्टेप या कुछ एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं आप कैमरा पर? जी प्लीज प्लीज, स्टेज इज योर्स, आई कैन होल्ड इट फॉर यू। ओके, बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरी तरफ से क्लैप पहले तो आप सबके लिए इतने सुंदर परफॉर्मेंस के लिए। और देखिए ये हमारे भारत की खूबसूरती है कि भारत में जैसे हम कहते हैं ना कोस कोस पर बदले पानी, तो वैसे ही यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ के लोकगीत, यहाँ के लोक पर्व भी आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। कर्नाटक से जो आप ये हमारे लिए एसेंस लेकर आए हमारे कल्चर का, एनडीटीवी इंडिया के जरिए सारे देश के सामने इस वक्त जा रहा है। कोई और ऐसी स्पेशल बात जो आप इस वक्त व्यूअर्स से कहना चाहें? एनीथिंग दैट यू वांट टू से? Somnath, about Karnataka, about the Indian dance forms. हमारा एक टीम है सैफा टीम का, उसका मैनेजर पुष्पलता मैम है, वो हमें बहुत सपोर्ट करती है, इसलिए हम उसको शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं। क्या बात है, देखिए गुरु शिष्य परंपरा की यही खास बात होती है, सारी दुनिया एक तरफ, गुरु एक तरफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप लोग गुजरात से ही हैं, तो आप लोग क्या परफॉर्म करने वाले? हम लोग गरबा परफॉर्म करने वाले। अरे वाह, गरबा तो मतलब गुजरात की बात हो और गरबे का जिक्र ना आए तो फिर कैसे हो सकता है? कोई स्पेसिफिक सॉन्ग जो आपने तैयार किया है? हाँ, वो मतलब हमारा जो ग्रुप का ही गरबा है, वो गरबा का नाम है गायेनो गरबो घूमेनो गरबो। आप बहुत सुंदर लग रही हैं और आपका जो पूरा कॉस्ट्यूम है वो भी एकदम इट इज एडिंग ऑन टू इट। कोई एक स्टेप हम देख सकते हैं गरबे का अभी? या श्योर, प्लीज। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप मेंबर्स को बुला सकते हैं साथ में।
देखिए एनडीटीवी इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आपको, तो डोंट मिस। हाँ जी, क्या बात है, वाह। अरे वाह, देखिए संगीत की और धुन की कमी भी दिखाई नहीं दे रही है, स्टेप्स इतने सुंदर हैं और वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नियति है। आपका नाम क्या है? थोड़ा सा शर्मा भी रहे हैं सब आर्टिस्ट यहाँ पर। शर्मा क्यों रहे हैं भाई? आप तो सीधे प्राइम मिनिस्टर के सामने और इतने सारे देश से जो लोग आए उनके सामने परफॉर्म करने वाले। जी, मेरा नाम चोरवाड़ी वंदना है। कितने एक्साइटेड हैं परफॉर्मेंस के लिए, और घर में पेरेंट्स और बाकी सब क्या कह रहे हैं? एक्साइटेड तो बहुत है और पेरेंट्स भी ज़्यादा खुश है क्योंकि पीएम जी के सामने हमें परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आप लोग? हाँ, हम लोग दिल्ली में गुजरात के तरफ से परफॉर्म करते हैं, टैब्लो में भी। अच्छा, जो ये स्वाभिमान पर्व हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर तो मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि यही मेरा जन्म स्थल है। अच्छा, सोमनाथ गिर क्षेत्र? हाँ, मैं सोमनाथ से ही बिलोंग करती हूँ और हम भी मतलब इतने खुश है कि यहाँ पे मोदी जी आएंगे और ये सारा कार्यक्रम उनके लिए ही आयोजित किया गया है, तो हम लोग ज़्यादा खुश हैं। चलिए एक बार यहाँ पर स्टेज की भी झलक दिखा देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महादेव शिवलिंग स्वरूप में फूलों के साथ में उनको सजाया गया है, त्रिशूल विराजमान है और इधर बाकी आर्टिस्ट भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ठीक सामने मंदिर का शिखर आप देख रहे हैं और यहीं पर जब ये परफॉर्मेंस होगा तो देखिए सुबह सवेरे सर्दी भी है यहाँ पर हल्की हल्की, लेकिन उसके बावजूद भी उत्साह इतना है इस पर्व को लेकर, स्वाभिमान पर्व को लेकर, कि उस उत्साह के आगे कोई थकान, मौसम, ये सब मायने नहीं रखता। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मीनाक्षी कंडवाल, सोमनाथ क्षेत्र, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मीनाक्षी का रुख करते हैं, सीधा आपको सोमनाथ लिए चलते हैं। मीनाक्षी, आपकी तमाम रिपोर्ट्स हमने देखी। नज़ारा जो इस वक्त सोमनाथ में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अलौकिक है और दिव्य है। लेकिन प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद जब वहां पहुंचेंगे तो जिस स्वाभिमान पर्व की ये शुरुआत हो रही है, जिसमें उन तमाम लोगों को भी याद किया जा रहा है जिसने बार बार जब इस मंदिर पर आक्रमण हुआ तो न केवल अपने प्राणों की आहुति देते हुए इसकी रक्षा की कोशिश की, बल्कि आज वास्तविक तौर पर कहें तो उन सभी को श्रद्धांजलि इस कार्यक्रम के जरिए दिया जा रहा है। बिल्कुल चंदन और अदिति। चंदन, सबसे पहले तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज आप भी यहाँ पर होते तो आपको ऐसा लगता कि भोलेनाथ कैलाश में बसते हैं, लेकिन सोमनाथ में इस वक्त जो रौनक यहाँ पर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई समारोह, कोई कार्यक्रम मानो बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के सामने ही मन रहा है। एक झलक में यहाँ पर नृत्य की आपको दिखाना चाहूंगी स्टेज पर, क्योंकि आपको अलग अलग डांस फॉर्म्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, चाहे कथक हो, कहीं पर भरतनाट्यम हो रहा है, कहीं पर ओडिसी हो रहा है, कहीं पर मनियारियों का नृत्य है, कहीं पर काठियावाड़ी नृत्य है। तो भारत कितना सुंदर है, वो पूरा भारत ऐसा लग रहा है कि इस वक्त सोमनाथ की धरती पर आ गया है। आपने, माफ कीजिए, आपने जिक्र किया यहाँ पर अभी कि शौर्य परेड का, तो देखिए इसी पथ पर शौर्य परेड होनी है। और एक बार मैं आपको इसकी साज सज्जा भी दिखा दूं कि दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग इकट्ठे हैं और सबको इस वक्त ये लग रहा है कि यहाँ से ऐसे अनुभव लेकर जाएं जो उनके लिए लाइफ टाइम हो। देखिए अक्सर लोग ये कहते हैं बार बार कि बीजेपी इवेंट्स बड़े स्ट्रांगली तैयार करती है, बड़े आकर्षक रूप में तैयार करती है, ये उनका यूएसपी बन गया है। लेकिन आज यहाँ पर आकर एक चीज जरूर लगती है, कितने लोग होंगे जो वीर हमीर का नाम उतने पुख्ता तरीके से जानते होंगे जिस तरह से जाना चाहिए। तो देखिए आज की पीढ़ी को अगर आपको ये सब बातें बतानी है तो सिर्फ पुस्तकों के जरिए, कागज के पन्नों के जरिए आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं होगी। जब इस तरह के आयोजन होते हैं, जब सामने वीर हमीर की आकृति और उनकी प्रतिमा लगी हुई दिखाई देती है, उस आकृति के जरिए, इस सम्मान समारोह के जरिए जहां पर 108 घोड़ों का दस्ता जब निकलेगा, जब इस तरह से इंफॉर्मेशन अगली पीढ़ी तक जाती है तो वो याद रहती है कहानियों में, किस्सों में, आयोजनों में। और इसीलिए ये स्वाभिमान समारोह पर्व बड़ा सोच समझकर पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। बस अब कुछ ही समय बाकी रह गया क्योंकि प्रधानमंत्री का रूट अब इस रोड पर लगने वाला है और हमें भी यहाँ से हटने के लिए कहा गया है अब थोड़ी देर में। तो प्रधानमंत्री का 9:45 का ये कार्यक्रम है जब ये शुरू होगा और इसी रूट से आप घोड़ों का वो दस्ता जाते हुए देखेंगे। और जिस समय ये दस्ता यहाँ से निकलेगा, उनके सम्मान में
यहाँ पर देश भर से आए हुए आर्टिस्ट अपने अपने डांस फॉर्म्स प्रस्तुत करेंगे, अलग अलग कलाओं को प्रस्तुत करेंगे। और देखिए वो सारे लोग जिन्होंने अलग अलग दौर, क्योंकि 1000 साल के कालखंड को देखिए, ये ऐसा कालखंड है जिसकी कल्पना हम सोचने मात्र से भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सोमनाथ मंदिर तो यहाँ शाश्वत है। इस धरा ने तो वो सारे आक्रमण देखे हैं, वो बदलते दौर देखे हैं, बदलती सत्ताएं देखी हैं, लोगों को आते जाते देखा है, लेकिन उन सब के बावजूद शिव यहाँ न आदि है, न अंत है, शाश्वत है, प्रकट है, सत्य है। और इसीलिए जब शिव भगवान यहाँ पर मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में वो सारे लोग जिन्होंने इस धरा को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके सम्मान के लिए संभवतः इस स्तर पर ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जो किसी भी धर्म स्थल में इस तरह से आयोजित किया गया होगा। इसीलिए इसके मायने कई गुना बढ़ जाते हैं। और देश भर में आज जब लोग सद्भावना पर स्वाभिमान पर्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप समझिए कि ये कहानियां आज घर घर तक जा रही हैं, सोशल मीडिया के जरिए हर मोबाइल तक पहुंच रही हैं, और यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी कामयाबी भी है। चंदन, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ जी। देखिए, सोमनाथ मंदिर ठीक यहाँ सामने मौजूद है, और ये जो कार्यक्रम है आपको यहाँ पर अंत होता हुआ दिखाई देगा। करीब 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये। और आप इस तरफ देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके अलग अलग लोग हैं जो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। ये महिलाओं का ग्रुप आप देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ बीजेपी कार्यकर्ता और सपोर्टर्स भी हैं, और ये सब अपने साथ कुछ अलग अलग तोहफे या गिफ्ट्स भी लाए हैं जो ये सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते हैं। तो देखिए, आज के दिन की तस्वीरें सोमनाथ की भुलाई नहीं भूलेंगी। चंदन, मीनाक्षी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर कई बार, कई शताब्दियों में हमने देखा कि किस तरह से सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाया गया, लेकिन एक आस्था का, एक स्वाभिमान का प्रतीक वो हमारे लिए आज भी मौजूद है। अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो दूसरा दिन प्रधानमंत्री का था वो कितना शानदार हुआ है, और कल क्या कुछ हुआ वो भी तस्वीरें आप देखिए कि इस स्वाभिमान पर्व में, समारोह में जब प्रधानमंत्री पहुंचे शामिल होने के लिए, तो किस तरह से यहाँ पर त्रिशूल उठाते हुए नजर आए, ड्रोन से आतिशबाजी की गई। 3 तस्वीरें भी आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर में जब पूजा अर्चना प्रधानमंत्री कर रहे थे, बिल्कुल भाव विभोर वो हो जा रहे थे। इसके अलावा पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दर्शन करने पहुंचे, और नितिन नवीन जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो पेरूर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो बिल्कुल जिसे कहते हैं आस्था का संगम यहाँ पर नजर आ रहा है। चंदन, बिल्कुल आस्था का न केवल संगम बल्कि आधुनिकता का भी पुट कल शाम उस वक्त देखने को मिला जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सोमनाथ में एक भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें देवादिदेव महादेव के कई प्रसंगों को आसमान में ड्रोन्स के जरिए उकेरा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री की वो तस्वीर जो है वो ऐतिहासिक बन गई जब हाथ में त्रिशूल लिए प्रधानमंत्री नजर आए। और जिस तरीके से मीनाक्षी जिक्र भी कर रही हैं लगातार ग्राउंड जीरो से कि ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि आज महादेव कैलाश में नहीं बल्कि साक्षात सोमनाथ में उतर आए हों, और कुछ वैसी ही तैयारियां, कुछ वैसा ही कार्यक्रम वहां चल रहा है। मीनाक्षी के पास, मीनाक्षी इस वक्त बार बार आपके पास हम आएंगे क्योंकि सबसे अच्छे नज़ारे आप दिखा रही हैं, और तमाम एनडीटीवी इंडिया के जो दर्शक हैं वो भी देखना चाहेंगे और क्या कुछ वहां पर चल रहा है। आज उन शहीदों को भी एक तरह से याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, और उन्हीं के लिए ये जो शौर्य यात्रा है वो निकाली जा रही है। क्या कुछ यहाँ पर होगा, क्योंकि 108 घोड़े जो है वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जी देखिए अदिति, कैसे जो कार्यक्रम होते हैं ना, बस सर 1 सेकेंड। हाँ, आप ये क्या लेकर आए हैं जरा एक बार बताइएगा। ये भाई ने बनाया था मोदी जी को देने के लिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, जा रहे। तो देखिए अदिति, यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा आगे मूव होंगे क्योंकि सर लाइव है। 1 सेकेंड सर प्लीज। हाँ सर, कारण यहाँ पर हम समझ सकते हैं मीनाक्षी जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं दिखा रहे थे, और इसीलिए थोड़ा सा अभी सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, तो हम मूव आउट हो रहे हैं दूसरी स्पेस पर। मैं उसके बाद लौटूंगी, आप मुझे जस्ट 5 मिनट का समय दीजिए। जी, मैं मीनाक्षी आपका एक बार फिर से रुक करूंगा, जरा मैं तस्वीरें दर्शकों को दिखा दूं। चूंकि अब प्रधानमंत्री वहां पर महज कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से पूरे रास्ते को सैनिटाइज तो किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही ये देखिए 108 घोड़ों का एक प्रतीकात्मक यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। इसके अलावा जैसा कि मीनाक्षी जानकारी दे रहे हैं अदिति, भारत के अलग अलग हिस्सों से कलाकार पहुंचे हैं जो महादेव को लेकर अपने भावों को प्रदर्शित कर रहे हैं अपनी प्रस्तुतियों में। और महादेव का जो प्रिय वाद्य यंत्र है डमरू, उसका वादन भी किस तरीके से हो रहा है। इसके अलावा नृत्य है,
तो भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास तीनों को आज सोमनाथ अपने आप में समावेशित किया हुआ नजर आता है। बिल्कुल, और ये जो स्वाभिमान पर्व है ये सिर्फ 1-2 दिन का नहीं है, ये पूरे साल चलने वाला है। और जो भी लोग इस एक साल में गुजरात पहुंचेंगे, सोमनाथ पहुंचेंगे, वो एक अलग ही छटा जो है उसका अनुभव करेंगे, एक अलग ही अनुभूति उन्हें होने वाली है, क्योंकि अलग अलग कार्यक्रमों से उन्हें रूबरू होने को मिलेगा। ये जो 2 दिनों का 3 दिनों का जो कार्यक्रम है ये अपने आप में बहुत अद्भुत होने जा रहा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। और आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि तैयारियां कैसी की गई हैं इस पर्व को भव्य बनाने के लिए। और प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर के बहुत लंबे समय से जुड़े हुए, दशकों से वो इसके ट्रस्टी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि पिछले 2021 से 5 सालों से वो इस मंदिर ट्रस्ट के अब अध्यक्ष भी हैं और निर्विरोध उन्हें चुना गया है। तो किस तरह से प्रधानमंत्री का सोमनाथ मंदिर के प्रति एक अलग आस्था, भगवान शिव के प्रति यहाँ पर एक अलग आस्था उनकी लगातार बनी हुई है। और इस मंदिर के निर्माण में, इसे भव्य बनाने में, इसके परिसर को और आधुनिक बनाने में चंदन, प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और इसमें एक और पहलू हमें और अदिति ध्यान देना चाहिए कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक यात्रा का भी सोमनाथ से काफी जुड़ाव रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी की वो रथ यात्रा जिसकी शुरुआत इसी सोमनाथ से हुई थी, जिसको उस वक्त बतौर बीजेपी के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इस यात्रा के चरण की तमाम तैयारियों को देखा था। और उसके पश्चात से ही दशकों का प्रधानमंत्री का सोमनाथ के इस मंदिर से जुड़ाव रहा है। और इस पूरे क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का समय दर समय हमने देखा भी है, किस तरीके से कई विकास परियोजनाएं यहाँ पर जो हैं वो शुरू की गई हैं। और आज खुद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचकर जब आज दूसरे दिन उनकी मौजूदगी है तो अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरीके से कार्यक्रम भव्य है। प्रधानमंत्री के पहुंचने पर वहां की तमाम तस्वीरें और इस बड़ी खबर पर एनडीटीवी की कवरेज लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, और इस वक्त एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपनी गलती मानी है। ग्रोक से जारी हो रहे अश्लील कंटेंट जो है उन्हें लेकर अब एक्स ने अपनी गलती को मान लिया है। अश्लील कंटेंट को लेकर मेटी ने जारी किया था ये नोटिस, और नोटिस के जवाब में एक्स ने कंटेंट हटाने और ऐसे अकाउंट को ब्लॉक करने को कहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अपनी गलती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने मानी है और साथ ही भरोसा दिया है कि भारतीय कानून के हिसाब से ही यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ गए। अखिलेश जी, इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्स सवालों के घेरे में था। न केवल निजता का हनन बल्कि जिस तरीके से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता इससे फैल रही थी, क्या कुछ जानकारी और सामने आ पाई है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, 2 तारीख को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एक्स को नोटिस जारी किया था और कहा था कि जो उसका एआई टूल है ग्रोक, उसका उपयोग करके कई यूजर्स महिलाओं की अश्लील तस्वीर बना करके उन्हें सर्कुलेट कर रहे हैं और ये भारतीय कानून का सरासर उल्लंघन है। इसको 72 घंटे में एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ जवाब देने के लिए कहा गया था। एक्स का जो जवाब आया था वो संतोषप्रद नहीं था। उसके बाद फिर से मंत्रालय ने उसको रिमाइंड कराया था और अब सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक्स ने अपनी गलती मानी है और कहा है कि भारत के कानून के हिसाब से काम किया जाएगा। करीब 3,500 जो इस तरह के कंटेंट बनाए गए थे उनको ब्लॉक कर दिया गया है और 600 जो अकाउंट थे उनको डिलीट कर दिया गया है। साथ ही एक्स ने यह भी वादा किया है कि आगे से अपने प्लेटफॉर्म का वो इस तरह के अश्लील इमेजरी बनाने के लिए यूज नहीं होने देगा, ये भी वादा किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरा सोमनाथ शिवमय हो चुका है। इस वक्त जो भी श्रद्धालु सोमनाथ में है वो महसूस कर सकता है वहां पर कि क्या किस तरह की अनुभूति वहां पर हो रही है। ओम के जो मंत्रोच्चार वहां पर लगातार चल रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जो मंत्रोच्चार हो रहा है, गूंजायमान हो चुका है उससे सोमनाथ का आसमान। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शिरकत करने जा रहे हैं और उसके बाद एक के बाद एक भव्य कार्यक्रम यहां पर होंगे। अभिषेक यहां पर किया जाएगा भगवान का, उसके बाद शौर्य यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। किस तरह से सोमनाथ मंदिर जो है हमलों के बाद भी लगातार आस्था का, आधुनिकता का और संस्कृति का प्रतीक बना रहा, इसकी भव्यता आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। सोमनाथ की सड़कों पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कि पूरा भारत उतर आया हो। अलग अलग राज्यों से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे महादेव को स्वयं आकर्षित करना, महादेव को स्वयं जो है वो अनुभव करना चाह रहे हो। सड़कों पर शंखनाद, डमरू की डंकार है और
हर हर महादेव की गूंज है। इन सब के बीच आज अब से कुछ देर में जब प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे तो वहां वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे, महादेव का अभिषेक करेंगे और इसके पश्चात सोमनाथ जो यात्रा है, सौर यात्रा, उसमें वो शामिल होंगे। मीनाक्षी हमारे सहयोगी तमाम तस्वीरें वहां से हमसे लगातार साझा कर रहे हैं। मीनाक्षी, क्या कुछ तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाएंगे अब? जी देखिए, इस वक्त यहाँ पर अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री के आने का, क्योंकि रूट लग चुका है। आप देख रहे हैं ये पूरा रोड इस वक्त क्लियर कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिशियल्स इस वक्त यहाँ पर तैनात हैं, बल्कि मीडिया को भी अब एक जगह पर एनक्लोज स्पेस में खड़े रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय इसी रास्ते से आएगा और भीतर मंदिर में जाएगा और उसके बाद सबसे पहले सरदार पटेल की प्रतिमा के आगे प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर पूजा का कार्यक्रम होगा। अब आप देखिए, सरदार पटेल को याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 13 नवंबर 1947 की वो तारीख जब आज़ादी के बाद सरदार पटेल यहाँ पर आए थे, उस समय जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर को जीर्ण शीर्ण हालत में देखा तो बड़ा कष्ट हुआ, दिल टूट गया और उस समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं होगा चैन से नहीं बैठूंगा। हालांकि दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद सरदार पटेल का निधन हो गया, लेकिन सरदार पटेल के इस सपने को एक मिशन की तरह आगे बढ़ाया तत्कालीन मंत्री के.एम. मुंशी ने और फिर उनकी देखरेख में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और 1951 में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने की और उसके बाद से ही आम भक्तों के लिए खोला गया। तो इतिहास का ये अध्याय 1951 का वो वक्त जिसके बाद से आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके लिए स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जा रहा है। और इसी के साथ सोमनाथ मंदिर में बार बार हमलों का, आक्रमण का इतिहास बड़ा पुराना है। पहला हमला तो 725वीं ईस्वी में हो गया था और उसके बाद से चाहे गजनवी का आक्रमण हो या जब भारत में भी जो गुजरात में सुल्तान थे चाहे उनका आक्रमण हो, लेकिन जब आप इन सभी आक्रमणों को देखते हैं कैसे बार बार जो उस समय के पंडित थे, जो उस समय के ब्राह्मण थे, जो उस समय का यहाँ समाज था, भारतीय समाज था, वो उठ खड़ा हुआ, वो लड़ा है और ऐसे लड़ा है कि मंदिर का पुनर्निर्माण कराया है। अब आप इन सब के बीच आप ये देखिए कि आज जब ये उत्सव यहाँ पर, ये पर्व यहाँ पर हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये कहानियाँ इतिहास में दबी नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि महारानी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने उस समय लाखों रुपया खर्च करके, जो आज के हिसाब से करोड़ों में संख्या होगी, अमाउंट होगा, मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन ये बातें, ये किस्से, ये कहानियाँ, ये सिर्फ किताबों में न रह जाए, जन जन तक पहुँचे, अगली पीढ़ी तक पहुँचे, इसके लिए स्वाभिमान पर्व का आयोजन हो रहा है। इस दौरान दूर दूर से जो कलाकार आए थे, अलग अलग लोग जो आए थे, उनसे भी मैंने बात की। उसका एक छोटा हिस्सा आपको दिखाते हैं। सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र में देखिए, ठीक सामने सोमनाथ मंदिर और बीच में जो ये रास्ता देख रहे हैं, इसी पर शौर्य परेड होगी। और यहाँ पर जब इस मंच पर इस वक्त हम मौजूद हैं तो बहुत सारे यहाँ पर कलाकार हैं जो गुजरात के ही अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और गुजरात की पूरी जो कला है, संस्कृति है, यहाँ की जो नृत्य है, यहाँ का जो लोकगीत है, यहाँ का फोक है, वो सब आपको आज यहाँ पर दिखाई देगा जिस समय ये शौर्य परेड होगी। हमारी भी कोशिश है यहाँ पर कुछ कलाकारों से बात करने की। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? अरे वाह, आप लोग तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और एकदम इतना आकर्षक आपका रूप है। हाँ। कहाँ से आए हैं? हम कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक से आए हैं, तो सिर्फ गुजरात की आर्टिस्ट नहीं है? अच्छा, पूरा आपका ग्रुप जो है कर्नाटक से है? हाँ। तो आप लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं अभी? यक्षगान। यक्षगान। ओके, अभी कितने ग्रुप, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? हमारे 10 ग्रुप। अच्छा, कितना टाइम लगा तैयारियों के लिए? 2 o'clock मैम। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग आज के परफॉर्मेंस के लिए? वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है। और पीएम के सामने हम डांस कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य समझो, बस बहुत एक्साइटेड। अच्छा, कुछ हमको थोड़ा सा कुछ झलक मिल सकती है आप जो परफॉर्म करने वाले हैं थोड़ी देर में, उसकी जो आप परफॉर्म करने वाले हैं उसका कुछ एक स्टेप या कुछ एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं आप कैमरा पर? जी प्लीज प्लीज, स्टेज इज योर्स, आई कैन होल्ड इट फॉर यू। ओके, बहुत सुंदर।
क्या बात, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरी तरफ से क्लैप पहले तो आप सबके लिए इतने सुंदर परफॉर्मेंस के लिए। और देखिए ये हमारे भारत की खूबसूरती है कि भारत में जैसे हम कहते हैं ना कोस कोस पर बदले पानी, तो वैसे ही यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ के लोकगीत, यहाँ के लोक पर्व भी आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। कर्नाटक से जो आप ये हमारे लिए एसेंस लेकर आए हमारे कल्चर का, NDTV इंडिया के जरिए सारे देश के सामने इस वक्त जा रहा है। कोई और ऐसी स्पेशल बात जो आप इस वक्त व्यूअर्स से कहना चाहें? एनीथिंग दैट यू वांट टू से सोमनाथ, अबाउट कर्नाटका, अबाउट द इंडियन डांस फॉर्म्स? हमारा एक टीम है सैफा टीम का, उसका मैनेजर पुष्पलता मैम है, वो हमें बहुत सपोर्ट करती है, इसलिए हम उसको शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं। क्या बात है, देखिए गुरु शिष्य परंपरा की यही खास बात होती है, सारी दुनिया एक तरफ, गुरु एक तरफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और देखिए इस वक्त हम ठीक सोमनाथ मंदिर के सामने मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं प्रांगण स्थल में, जहां पर पूरी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं और अब बस किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे। हालांकि 10 बजे का ये समय निर्धारित है, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं वो अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। जो जानकारी अभी हमारे पास आ रही है, अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दूं, PM के स्वागत के लिए 1000 से ज़्यादा अहिरानियों द्वारा महारास का आयोजन किया गया है। जैसे द्वारका में 38,000 से ज़्यादा अहिरानियों ने ऐतिहासिक महारास किया था, वैसा ही महारास आज यहाँ पर आपको भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग आर्टिस्ट जो आए हैं उनकी बातचीत भी हमने आपको सुनवाई। लेकिन अब मैं आपको बीती रात की 5 अलग अलग तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे तो कैसे पहले रोड शो के जरिए उनका स्वागत किया गया और जब मंदिर में उनका आना हुआ। बीते रात की तस्वीरें तो खैर ऐसी हैं जो आज गुजरात के अखबारों की सुर्खियाँ हैं, नेशनल पेपर्स की हेडलाइंस है। और हेडलाइंस में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से हाथ पे त्रिशूल उठाए हुए हैं, माथे पर त्रिपुंड लगा है, पूरे इस क्षेत्र में ओम का उच्चारण जो 72 घंटे किया गया वो गुंजायमान है। और इसके अलावा अलग अलग जगहों से जो संत समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए, उनके पूजन के लिए। तो आज ऐसा लग रहा है कि कैलाश से निकलकर पूरा शिव परिवार यहाँ सोमनाथ में इस वक्त विराजित है। बीते रात जब प्रधानमंत्री आए थे तो रात्रि में जो ड्रोन शो हुआ, उस ड्रोन शो की ज़बरदस्त चर्चा यहाँ पर लोगों के बीच रही और इतनी भीड़ थी उस वक्त मंदिर में जो अपने आप में ये बता रही थी कि बेशक लोग भीतर मंदिर तक प्रवेश नहीं कर पा रहे। आज दर्शन उस समय पर्टिकुलर समय सीमा के लिए बंद किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से आकाश में जो आकृतियाँ बनती हुई दिखाई दी थी, ऐसा लगा कि पूरा का पूरा सोमनाथ मंदिर का इतिहास आसमान में उस वक्त चमक रहा है। और अब आपको मैं आज के कार्यक्रम की भी तस्वीरें दिखा देती हूँ, क्योंकि देखिए इस वक्त देश भर से जो कलाकार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं। 5 साल पहले निर्विरोध रूप से वो चुने गए थे इसके लिए, और देश के इतिहास में दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई के बाद जो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो प्रधानमंत्री का यहाँ पर होना ट्रस्ट के लिहाज से भी बड़ा अहम हो जाता है। अब सारी नजरें इस बात पर है कि जब भाषण देंगे 11 बजे, आज उनके संबोधन में कौन सी महत्वपूर्ण बातें होंगी। अब इस पर एक बात आप यहाँ पर यह भी गौर करिए कि देखिए मंदिर में जो स्वाभिमान पर्व का आज आयोजन हो रहा है, मंदिर का जब पुनर्निर्माण हुआ इससे पहले ऐसा कोई पर्व नहीं हुआ, लेकिन ये आयोजन हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, और 75 वर्ष पुनर्निर्माण जो 1951 में उसके आधार पर मनाया जा रहा है। तो इसके जरिए एक बड़ा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना का संदेश देने की कोशिश है। और अगर आप मंदिर के यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी देखेंगे, देखिए कल्चरल एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं वो सब तो देश में, हमारा देश यूँ भी उत्सवों का देश है, आपको हमेशा ऐसे कार्यक्रम दिखाई देंगे। लेकिन इस मंदिर की पोजीशनिंग समझना इसलिए ज़रूरी है कि बार बार सोमनाथ मंदिर पर ही हमले क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर जो दान चढ़ता था, जो चढ़ावा चढ़ता था, जो धन दौलत थी, उसकी खबरें आप सोचिए विदेशी आक्रमणकारियों के पास थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आए आक्रमण करने के लिए। गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित मंदिर भारत का पश्चिमी द्वार है। भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ पर हमले का मतलब होता था देश की सत्ता को चुनौती देना, राजा को चुनौती देना। जब जब सत्ता कमजोर हुई तब तब ये आक्रमण और मुखरता से और कठोर तरह से हुए हैं। और इन सब से अलग भी अगर आप इसे इस लिहाज से भी देखें कि जो ये आक्रमणकारी हुए हैं, इनके भीतर भी एक वो भावना हमेशा रही कि जब हमला मंदिर पर होता है तो वो ऐसी खबर बनता है जो जन जन तक पहुंचता है और इतिहास का एक ऐसा पन्ना हो जाता है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो इतिहास में आक्रमण के कारण भी अमर होने जैसी भावना इन आक्रमणकारियों के भीतर रही है।
तो सोमनाथ मंदिर का देखिए ये वो इतिहास है कि जब लोग यहाँ पर आते हैं, इन बातों को याद करते हैं और भक्तों की आंखों में हमने आंसू तक देखे हैं कि मंदिर कब कब कैसे टूटा और कैसे हमला हुआ, कैसे ये धरती खून से लाल हुई, लेकिन उसके बावजूद भी शिव गणों ने, शिव परिवार ने और जिनकी आस्था थी भगवान भोलेनाथ पर, वो लड़े हैं मंदिर को बचाने के लिए और आज उन्हीं के लिए इस स्वाभिमान पर्व का आयोजन है। इसलिए जितनी रंगारंग तस्वीरें आप देख रहे हैं, जितने कलर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, जितनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन सबसे महत्वपूर्ण इतिहास हो जाता है जिसे भूलना नहीं है। आप वर्तमान के साथ चलिए, लेकिन इतिहास को साथ में समेटकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और आज जब प्रधानमंत्री भाषण देंगे तो यकीनन उन राजनीतिक भूल का भी जिक्र होगा कि क्यों और कब कब कैसे सोमनाथ मंदिर को, चाहे प्रधानमंत्री नेहरू जी का जिक्र करें कि कब कब कैसे कैसे ये चीजें हुई हैं, और इन बातों का जिक्र जब होगा तो यकीनन आगे आने वाले दिनों में आपको राजनीति भी गरमाती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, इस पर राजनीति गरमाई भी। बीजेपी ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीनाक्षी, जब प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम से पहले जो है आपको बता दे एक लेख भी लिखा गया था, लेकिन जो जानकारी है वो आपको बता दें कि अब से कुछ देर में इंतजार अब प्रधानमंत्री के पहुंचने का है कि प्रधानमंत्री कब वहां पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम जो आज के कार्यक्रम है उनकी शुरुआत होगी। इसके साथ ही साथ जो पूरा भारत है वो इस वक्त सोमनाथ में उतर आया हो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से कलाकारों को आमंत्रित न केवल किया गया है बल्कि तमाम कलाकार अपनी प्रदर्शनी, अपने प्रस्तुति के जरिए तमाम जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं उनका मन मोहते हुए नजर आ रहे हैं। और इन कलाकारों के लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री के समक्ष इनको प्रस्तुति देने का अवसर मिला है।